हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 23 सितंबर 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्जाइमर की अगर बात आती है, ये एक मस्तिष्क संबंधी रोग है और इस रोग में जो याद करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, यानी चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। तो याददाश्त संबंधी ये एक बीमारी होती है और ये दिमाग से संबंधित होती है, यानी मस्तिष्क से। अब इसीलिए इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर दिवस। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 सितंबर को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब अल्जाइमर के अलावा अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो इसके अलावा अल्जाइमर होता है, पार्किंसन होता है और अल्जाइमर को ही डिमेंशिया भी बोलते हैं। तो अल्जाइमर या डिमेंशिया कह लो या पार्किंसन, आपका अगर देखा जाए तो ये मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होती हैं। और अगर हम बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो होता है सेरिब्रम। इसके अलावा जो मस्तिष्क या फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तो वो होती है न्यूरॉन। इसके अलावा जो मस्तिष्क का सीखने वाला हिस्सा होता है तो वो होता है सेरिबेलम। और मस्तिष्क की जांच के लिए एक हमारा टेस्ट होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो ये मस्तिष्क की जांच के लिए होता है। लेकिन अगर बात आ जाती है ईसीजी, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये होता है हार्ट के लिए, यानी दिल की स्थिति जानने के लिए। तो ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष है? तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, अगर इसकी बात करी जाए तो ये जो है यूनेस्को का एक हिस्सा है और इसका जो मेन काम होता है, जो इसका मुख्य कार्य होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बढ़ावा देना। और इसका मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित है। और अगर हम बात करें कि इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, इसका वर्तमान में अध्यक्ष है भारत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और भारत इसलिए चर्चा में आया क्योंकि जो इसके अध्यक्ष पद का कार्यकाल है ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसी वजह से यहाँ पर भारत अब 1 साल और इसका अध्यक्ष रहेगा। और इसकी शुरुआत अगर हम बात करें, AIBD की जो शुरुआत हुई है ये हुई है 1971 में, इसकी स्थापना हुई। और इसमें वर्तमान में 26 देश शामिल हैं, जिनमें से भारत भी शामिल है। और भारत इस समय वर्तमान में इसका अध्यक्ष है, जिसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। और इसका मुख्य कार्य है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बढ़ावा देना। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? तो क्रूज सेवा यानी कि नदियों में जो जहाज चलेंगे, तो ये क्रूज सेवा की बात आती है। तो भारत की सबसे लंबी क्रूज सेवा वाराणसी से बोगीबील के मध्य चलेगी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और अगर हम राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर ये चलेगी असम राज्य तक। और उत्तर प्रदेश में एक नदी है हमारी गंगा नदी, और असम राज्य में एक नदी बहती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी पर हमारा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और ब्रह्मपुत्र नदी पर है हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। तो इसी नदी पर हमारा गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा चलेगी और ये पर्यटन को बढ़ावा देगी। अब इसकी जो शुरुआत करी है वो हमारे जल मंत्री या जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा शुरू किए गए और इसे 2023 के शुरुआत तक शुरू कर दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बीच की जो दूरी है लगभग ये 4000 किलोमीटर की दूरी है। और अगर हम इसी में बात करें कि जो वाराणसी है, वाराणसी अभी हाल ही में चर्चा में आया था क्योंकि जो संघाई सहयोग संगठन था उसकी पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी को स्वीकार किया गया था। तो वाराणसी जो थी वो पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई थी। इसके अलावा वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज है जिसकी स्थापना जॉनथन डंकन के द्वारा की गई थी। और अगर हम बात करें BHU की स्थापना, तो BHU की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा हुई थी, लेकिन बाद में उसका नाम पहले था सेंट्रल हिंदू कॉलेज और बाद में नाम हो गया था BHU। और BHU नाम जो चेंज करवाया था वो करवाया था मदन मोहन मालवीय ने। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन,
स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो स्केल ऐप की अगर बात आती है, स्केल ऐप का जो संबंध है ये है चमड़ा उद्योग से। अब स्केल की बात आती है तो स्केल ऐप जो हमारा अगर देखा जाए, यहाँ पे कई सारी ऐप हमारी इंपॉर्टेंट है, हम उन सभी के बारे में एक बार बात करेंगे। तो यहाँ हमारी बात आती है स्केल ऐप, और स्केल ऐप को जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा स्केल ऐप लॉन्च की गई है और इसका संबंध चमड़ा उद्योग से है। यहाँ पे अगर हम बात करें एस, तो एस का मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि कौशल का विकास करना है। और एल का मतलब अगर देखा जाए, एल का मतलब है लेदर इंडस्ट्री, यानी कि जो चमड़ा उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए स्केल ऐप की शुरुआत की गई है। अब इसके अलावा कुछ हमारी इंपॉर्टेंट ऐप है, जैसे अगर हम इंपॉर्टेंट ऐप अगर हम बात करें तो एक हमारी दिशांक ऐप है। तो दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार ने भूमि सुधार के लिए शुरू की थी। अगर हम बात करें सारथी ऐप, तो सारथी ऐप सेबी के द्वारा शुरू की गई है। आभा ऐप, आभा ऐप आयुष्मान योजना के लिए चलाई जा रही है। किसान ऐप आईआईटी रुड़की के द्वारा शुरू की गई है। जन निगरानी तथा सतर्क पोर्टल जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। और आयु ऐप कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। डिजिटल सांसद ऐप हमारे वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 20 सितंबर 2022 को किस एक को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी नहीं बनाया गया है? तो पीएम केयर्स फंड का जो ट्रस्टी है ये हमारी सुमित्रा महाजन को नहीं बनाया गया है। बाकी अभी जो बाकी तीन नाम है, रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा, इन तीनों को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। और पीएम केयर्स फंड जो है ये एक चैरिटेबल फंड है और इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत जब हमारा कोरोना आया था तो कोरोना के समय में इसकी शुरुआत की गई थी। और क्योंकि उस समय वित्तीय परेशानियां काफी ज्यादा हुई थी, इसी के चलते इस फंड को शुरू किया गया था। और इसकी जो शुरुआत करी, इसकी शुरुआत हमारे 27 मार्च 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और वर्तमान में इसे जो हमारे रतन टाटा है इन्हें ट्रस्टी बनाया गया था, इसीलिए इनका नाम चर्चा में आया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो रतन टाटा ये एक बिजनेसमैन है, केटी थॉमस ये पूर्व न्यायाधीश थे, और करिया मुंडा की अगर बात करें तो जो करिया मुंडा थे ये एक हमारे जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। तो इन तीनों को ही पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है? तो WTA चेन्नई ओपन की अगर बात आती है, खिताब ये जीता है लिंडा फुइविटोर्बो ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। और ये चेन्नई अगर बात आती है, ये चेन्नई ओपन जो था ये हमारा भारत में हुआ था, और इसमें जो लिंडा जी जीती हैं ये चेक गणराज्य की हैं, और इन्होंने पोलैंड की मैग्डा लेनेट को हराया था। इन्हीं दोनों के बीच में मैच हुआ था, यानी कि ये हो गई विजेता और ये हो गई उपविजेता। अब टेनिस की बात आती है, तो टेनिस के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल और फीमेल दोनों आपको नाम याद रखने हैं। मेल में नाम आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन में राफेल नाडाल, और अगर फीमेल में बात करें तो एशले बार्टी का नाम याद रखना है। इसके बाद हुआ था हमारा फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन में फिर से एक बार मेल में नाम आपको याद रखना है राफेल नडाल, और फीमेल में आपको याद रखना है जो फीमेल नाम है ईगा स्वेटेक। फ्रेंच के बाद में हुआ था विंबलडन ओपन, और विंबलडन ओपन में अगर देखा जाए जो मेल कैंडिडेट थे वो थे नोवाक जोकोविक, और फीमेल कैंडिडेट जो है वो है कजाकिस्तान की रीबा कीना। तो रीबा कीना का नाम याद रखना है क्योंकि ये पहली एशियाई महिला है। इसके बाद में हुए थे यूएस ओपन, और यूएस ओपन में अगर देखा जाए कार्लोस अल्काराज मेल कैटेगरी में थे, और फीमेल कैटेगरी में ईगा स्वेटेक का नाम आता है। तो ये सभी आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये सभी आपको चारों याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बन गए हैं? तो नॉर्थ चैनल की अगर बात आती है, यानी कि अगर नॉर्थ चैनल जो है ये स्कॉटलैंड और नॉर्थ आइलैंड के बीच में है, और ये लगभग 21 किलोमीटर चौड़ा है। और इसी को जो पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बने वो बने एल्विस हजारिका, और ये असम राज्य के हैं। और असम राज्य में ही अगर देखा जाए ये सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले तैराक हैं जिन्होंने ऐसा
किया है। और अगर बात आ रही है तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच में ये चैनल था और ये 21 किलोमीटर चौड़ा था। और अगर बात करें आरती शाह, इनका नाम अभी चर्चा में आया था क्योंकि ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इन्हीं का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 21 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। वे क्या थे? तो राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन थे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। और अगर हम बात करें, ये उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी थे, तो इसीलिए इनका नाम फेमस था। उत्तर प्रदेश के काफी मशहूर व्यक्ति थे राजू श्रीवास्तव, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब अगर हम बात करें प्रमुख निधन में, तो अभी हाल ही में साइरस मिस्त्री का निधन हुआ था, जो टाटा के चेयरमैन थे। और अगर हम बात करें एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ब्रिटेन की महारानी थी। और अगर हम बात करें शिंजो अबे, जो कि हमारे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। बिपिन रावत भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे। भजन सोपारी संतूर वादक थे। लता मंगेशकर जो हमारी प्रमुख गायिका थी, जिन्हें हमारा भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। और पंडित बिरजू महाराज जो पद्म विभूषण से सम्मानित थे। तो हाल ही में इन सभी निधन को भी आपको याद रखना है कि कौन से व्यक्ति किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है हमारा अगला। 19 से 22 सितंबर 2022 तक ग्लोबल फिनटेक, तो फिनटेक की बात आती है, तो यानी फिन और टेक फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया। तो फिन का मतलब है फाइनेंशियल और टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी, यानी वित्तीय रूप से तकनीक, वित्तीय तकनीकों को बढ़ावा देना और किस तरह से सतत वित्तीय दुनिया का विकास करना। यानी पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए कि दुनिया का विकास होता रहे, इसीलिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 आयोजित हुआ और ये मुंबई में आयोजित हुआ। और ये एनपीआईसी के द्वारा, नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, एनपीआईसी के द्वारा। और एनपीआईसी वही संस्था है जिसने रुपए कार्ड और भीम ऐप जैसी चीज़ों को भारत में लागू किया है। और अगर यूपीआई की बात करें, तो यूपीआई अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अपनाने वाला देश कौन सा है? नेपाल। और भीम ऐप की अगर बात करें तो इसे अपनाने वाला पूरा देश है भूटान। भूटान ने भीम ऐप को पूरी तरह से अपनाया है और नेपाल ने यूपीआई को पूरी तरह से अपनाया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो देश की सीमेंट की अगर देखा जाए दूसरी कंपनी सबसे बड़ी बनी है तो अडानी ग्रुप बना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अगर हम पहली अगर बात करें तो जो पहली हमारी है, पहले नंबर पे फर्स्ट नंबर पे आती है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट अगर देखा जाए पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे अडानी समूह है। और अडानी समूह जो एसीसी सीमेंट थी, और दूसरी अगर बात आती है अंबुजा सीमेंट, तो एसीसी और अंबुजा सीमेंट दोनों का जब मर्ज हो गया और उन दोनों को मर्ज को अडानी समूह ने खरीद लिया, इसीलिए अब दूसरे नंबर पर देश में अगर कोई है तो वो है अडानी समूह और पहले नंबर पे अल्ट्राटेक। तो जो सीमेंट होती है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर बात आती है, इसका सूत्र होता है CaSO4 और हाफ H2O। तो ये आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जिप्सम की अगर बात करें तो जिप्सम भी हमारा सेम ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, CaSO4 और 2H2O। तो ये जिप्सम का सूत्र होता है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ये दोनों अक्सर में पूछ ले जाते हैं। और अडानी ग्रुप अभी हाल ही में चर्चा में ही रहा था, क्यों? क्योंकि इसने एनडीटीवी के 29% शेयर खरीद लिए थे, इसीलिए चर्चा में आया था। और जो गौतम अडानी है वो इस समय विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पहले जो है वो है एलन मस्क और दूसरे अगर कोई है तो वो है गौतम अडानी। और गौतम अडानी भारत के हैं और ये पहले एशियाई भी हैं, तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और अगर बात आती है विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। और आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।